नीतीश या तेजस्वी, शाह या राहुल, किसके पास बिहार में अचूक छोटा हथियार, किसकी धार है चमकदार, हो गया खुलासा। एक खिलाड़ी ने मारी एंट्री, दहशत में पार्टियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़े दलों जैसे जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस की तो बात ही हो रही है, लेकिन उन छोटे दलों पर बात नहीं हो रही है जो इनकी जीत में अहम किरदार निभाएंगे। ये पार्टी भले ही अकेले लड़कर कुछ भी नहीं कर सकती हों, लेकिन जब इन पार्टियों को बड़ी पार्टियों की ओर से सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो फिर धमाल मचाती है। वैसे कभी कभी अकेले चुनाव लड़कर भी ये पार्टियां नुकसान तो पहुंचा ही देती हैं। 2020 में तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने यही किया था। नीतीश कुमार की पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया था। इसी तरह से ओवैसी की पार्टी ने भी करीब 20 सीटों पर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए इस बार चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हों या विपक्ष, सब ने इस विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों को अपने अपने गठबंधन में शामिल किया है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं वो कौन सी पार्टियां हैं। लेकिन एक और पार्टी है जिस पर हम बात करेंगे, वो हालांकि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, अकेले चुनाव लड़ेगी। अब उसके अकेले चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन घटक दलों के बीच की गांठ दुरुस्त करने में जुट गए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बैठकें कर एकजुट होने का संदेश दे चुके हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन भी तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर चुका है। दोनों ही गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में बात उन छोटे दलों को लेकर भी हो रही है जो गठबंधन की सियासत में अहम हो जाते हैं। आज बात ऐसे ही छोटे दलों की करते हैं, लेकिन अहम दलों की। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से अपनी पार्टी बनाई। चिराग की पार्टी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है और वो खुद अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एलजेपी-आर का बेस वोट दलित पासवान वोट बैंक है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक सूबे में 69,43,000 पासवान हैं। ये सूबे की कुल जनसंख्या के अनुपात में देखें तो करीब 5.31% है। ये आंकड़ा अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही नजर न आ रहा हो, किसी के साथ आ जाए तो उसकी जीत के चांस जरूर बढ़ा सकता है। ऐसा पिछले चुनाव में देखने को भी मिला था, जब चिराग ने एनडीए से अलग राह ले ली थी और नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, तो उसके लिए नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी के सिर ही ठीकरा फोड़ा था। तेजस्वी इस बात को बाखूबी समझते हैं। चिराग उनकी राजनीति और उनकी ख्वाहिश के सामने सबसे बड़ी दीवार है। अब इस दीवार को तोड़ने के लिए तेजस्वी ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं, उनको अपने साथ ले लिया। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पशुपति ने पार्टी के नाम और निशान पर दावेदारी कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन दे दिया था। पशुपति केंद्र में मंत्री भी रहे। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम निशान फ्रीज कर दिया था। पशुपति ने आरएलजेपी नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसका दावा भी पासवान वोट बैंक पर ही है। चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गई थी। इसके बाद से ही पशुपति पारस गठबंधन में हाशिए पर चले गए। आरएलजेपी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी थी। पशुपति खुद अपनी सीट अपने लिए नहीं ले सके थे। अब वो एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पशुपति पारस की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के कयास हैं। पशुपति की पार्टी को साथ लाकर आरजेडी की रणनीति दलित मतदाताओं को संदेश देने की हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक एनडीए का घटक है। ये वो पार्टी है दोस्तों जिसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है
तो वो चिराग पासवान की पार्टी है। एनडीए में जीतन राम मांझी खुद को दलित समाज का अगवा मानते हैं और वो चाहते हैं चिराग से बेहतर ट्रीटमेंट उन्हें मिले। बिहार में एनडीए की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुसल जाति से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी में शामिल है। मांझी की पार्टी जिस महादलित वोट बैंक पर दावा करती है, उसकी आबादी सूबे में करीब 14% है। महादलित वर्ग में भी जीतन राम मांझी की अपनी जाति मुसर की आबादी 3.09% है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं उनके वो बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा कोइरी जाति से आते हैं। कोइरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण की एक अहम धुरी है। कोइरी समाज की आबादी बिहार में 4.21% है। शून्य विधायकों वाली पार्टी आरएलएम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा से संसद में लाकर एनडीए ने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। मुकेश सैनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ थी। वीआईपी के उम्मीदवारों को 4 सीटों पर जीत भी मिली थी, लेकिन बाद में यह सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकेश सैनी इस बार विपक्षी महागठबंधन में है और सरकार बनने की स्थिति में डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार में सैनी यानी मल्ला बिरादरी की आबादी 2.61% है। वीआईपी निषाद वोटों पर दावेदारी जताती है। मल्ला के साथ ही समाज की अन्य उपजातियों को भी जोड़ लें तो जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक निषाद जाति की कुल आबादी 9.65% पहुंचती है। इन छोटे दलों का वोट बैंक देखें तो 2 से 6% के बीच है। देखने में ये आंकड़ों के कैनवास पर बहुत छोटा नजर आता है। ये वोट बैंक अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही ना हो, किसी दल के साथ जुड़ जाए तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने की स्थिति में जरूर है। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर इन छोटे छोटे वोट बैंक वाली पार्टियां जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इन छोटे दलों के एक और नेता है जिसकी पार्टी मुझे लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वह है ओवैसी की पार्टी AIMIM। पुलवामा से पहलगाम घटना तक आते आते ओवैसी ने गजब के तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इससे न सिर्फ बीजेपी जेडीयू बल्कि आरजेडी कांग्रेस को भी टेंशन हो रही होगी। ओवैसी की छवि अब कुछ और ही है। अब ये हृदय परिवर्तन हुआ या चुनावी नीति बदल गई है, लेकिन कुछ तो हुआ है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के इच्छुक रहे ओवैसी ने अब अपने पांव हिंदी बेल्ट में फैलाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार भी गैर मुस्लिम से देने लगे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओवैसी ने अब कम से कम 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या यह नीतिगत बदलाव इन 50 विधानसभा सीटों पर लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया है? पुलवामा अटैक पर ओवैसी ने पीएम मोदी को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए पूछा था कि पुलवामा में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री RDX जमा हो रहा था, तब मोदी क्या कर रहे थे? दिल्ली में बैठकर अपनी नाक के नीचे पुलवामा में 50 किलो RDX चला गया, वो नहीं देखे आप? आग बंद कर लिए थे, सो गए थे, बिरयानी खा लिए थे क्या? हो सकता है बड़े की बिरयानी खाकर डकार लेकर सो गए होंगे। ओवैसी ने सवाल किया था कि आखिर पुलवामा में विस्फोटक लाए जाने की जानकारी कैसे नहीं मिली। ओवैसी ने आगे सवाल किया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि NTRO ने वहां देखा कि बम गिरने से पहले 300 सेल फोन की लाइटें थी, बम गिरते ही 300 गायब। मैं मोदी और राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं कि अगर NTRO यहां बैठकर बालाकोट में सेल फोन को देख रहा है तो हिंदुस्तान में बैठकर पुलवामा में 50 किलो RDX चला गया तो नहीं देख सके आप? अब इस हृदय परिवर्तन कह लें या चुनावी रणनीति, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे ओवैसी ने पहलगाम अटैक के बाद न केवल पाकिस्तान की भर्त्सना की बल्कि भारत सरकार और सैन्य बल के समर्थन में कसीदे भी गढ़े।
उन्होंने कहा कि रक्षा सेनाओं की ओर से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख देनी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। जय हिंद। अब जबकि ओवैसी ऐसे तेवर दिखा रहे हैं तो मुस्लिमों के साथ ही हिंदुओं को भी ये रास आ रहा है। देश के अधिकांश मुस्लिम अभी पाकिस्तान विरोधी सेना और सरकार के फेवर में है। इस राष्ट्र प्रेम की बह रही गंगा के साथ ओवैसी सबसे पहले खड़े होकर कुछ कदम आगे निकल गए हैं। ओवैसी ये भी समझ चुके हैं कि देश या बिहार की राजनीति में केवल मुस्लिम वोट की बदौलत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में खास समय अपनी बदली रणनीति के तहत खुद को इस आरोप के विरुद्ध भी खड़ा होना है। यही वजह भी है कि इस बार शुरुआत में ही ओवैसी ने पाकिस्तान की भर्त्सना की और सेना और सरकार के प्रति जिंदाबाद का भाव रखा। वैसे भी ओवैसी 50 सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो अपना चेहरा जो मुस्लिम हितों को साधते दिखता है उसे बदलने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्वर जरूरी हैं, ताकि उनकी पार्टी के हिंदू उम्मीदवारों को वोट मांगने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओवैसी के स्टैंड से बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को कुछ ना कुछ टेंशन तो हो रही होगी। पता नहीं किसके वोट बैंक में सेंध लगा जाए। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि यही बड़ी पार्टियों का परफॉर्मेंस तभी अच्छा रहेगा जब छोटी पार्टियां उन्हें बूस्टर डोज देगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नीतीश या तेजस्वी, शाह या राहुल, किसके पास बिहार में अचूक छोटा हथियार, किसकी धार है चमकदार, हो गया खुलासा। एक खिलाड़ी ने मारी एंट्री, दहशत में पार्टियां।